नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों, आज से हम यहाँ पर एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो आपको डिस्कस करेंगे और उसके जो क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी है उसको पूरा का पूरा एक ब्रीफ आपका जो डिस्कशन है वो किया जाएगा। और इसमें मैंने स्टार्ट किया है सबसे पहले क्लास 6 का जो हिस्ट्री का एनसीईआरटी है, उसमें जो भी टॉपिक्स हैं उनको टॉपिक चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और फिर ये सीरीज़ जो है ये कंटिन्यू चलती रहेगी। हिस्ट्री के साथ हम और भी सब्जेक्ट यानी कि एसएसटी जो है वो पूरा एसएसटी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, 6 का, फिर 7 का, फिर 8th 9th 10th इस तरह से हम करेंगे। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अगर आप किसी सब्जेक्ट का बेस बनाना चाहते हैं तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और उसमें से देखा होगा आप, जो छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं, सिंगल एग्जाम्स होते हैं, उसमें सीधे सीधे एनसीईआरटी से क्वेश्चंस पुट कर दिया जाता है, सीधे सीधे एनसीईआरटी से उठा के रख दिया जाता है। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें आपका जो है जीएस क्वेश्चन पूछा जाता है, या जीएस में जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या ऐसे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, तो उन सभी चीज़ों के लिए एनसीईआरटी की बुक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग अगर किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें आपका जीके जीएस पूछा जाता है, तो उन सभी के लिए एनसीईआरटी का जो एसएसटी का पोर्शन है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आप इसको ज़रूर देखें और इससे आपके अंदर एक बेस भी बिल्ड होगा और साथ में आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी गेन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा यहाँ पर वीडियो सेशन। और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर एनसीईआरटी हिस्ट्री की क्लास 6 की जो बुक है और उसका जो चैप्टर नंबर 1 है, क्या, कब, कहाँ और कैसे, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसी तरह से चैप्टर बाय चैप्टर हम क्लास 6 की पूरी हिस्ट्री डिस्कस करेंगे, फिर 7th की, 8th की, 9th 10th और 11 और 12th, ये सारी की सारी एनसीईआरटी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का यहाँ पर वीडियो सेशन। सो गाइस, यहाँ पर जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम ब्रीफ में डिस्कस करते हुए चलेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एनसीईआरटी के उनको देखते हुए चलेंगे, ताकि आपको ब्रीफ में एक एनसीईआरटी का सोच डेवलप हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर आपको इसका जो चैप्टर है, इसका जो अध्याय 1 है, इससे आपको पता चलता है कि क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो इसके बारे में चलिए जानना सीखते हैं। जैसे कि कैसे पता लगाए, यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर इसमें बताया गया है कि अगर जैसे आप कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था या आज क्या हो रहा है, इन सारी चीज़ों को जानना चाहते हैं तो उससे आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं, टीवी बारे में न्यूज़ देख सकते हैं। इन सारी चीज़ों के द्वारा आप उनको जान सकते हैं। अगर आप 1 साल पहले की बात को जानना चाहते हैं तो उस व्यक्ति से मिल सकते हैं जिसको उस 1 साल पहले के बारे में स्मरण हो, वो आपको जानकारी दे सकता है। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है कि अगर आप अपने अतीत के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे कि आप अगर जानना चाहते हैं कि 150 साल पहले क्या हुआ था, 150 ईयर्स पहले क्या हुआ था, तो उस कंडीशन में आपको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसकी एज 150 ईयर हो कि उससे जाके आप पूछ सके कि पहले क्या था, कैसे होता था, क्या चीज़ें होती थी। तो उसको हम कैसे जानेंगे, तो उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। देखिए, अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे कि लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता लगा सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाया करते थे। ठीक है, अब यहाँ पर जानने की बात करेंगे कि उस समय, काफ़ी समय पहले की बात की जा रही है यहाँ पर, कि लोग कहाँ रहते थे, मतलब किस तरह से रहते थे, कहाँ रहा करते थे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका बनता है कि नर्मदा नदी का पता लगाओ। अभी हम आगे मानचित्र में देखेंगे नर्मदा नदी के बारे में जो इसमें दिया गया है। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहा करते थे। तो क्वेश्चन आपका देखिए दोस्तों यहाँ पर बन सकता है कि कई लाख वर्ष पहले किस नदी के तट पर लोग रहा करते थे। तो कई लाख वर्ष पहले अगर हम बात करें तो ये नर्मदा नदी के तट पर लोग रहा करते थे। ठीक है, तो क्वेश्चंस भी आप लोग यहाँ पर देखते हुए चलेगी इससे कैसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आकेट भी किया करते थे, यानी कि शिकार भी किया करते थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब तुम उत्तर पश्चिम सुलेमान और किथर पहाड़ियों का पता लगाओ। तो दोस्तों यहाँ पर अभी हम देखेंगे उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किथर पहाड़ियों के बारे में पता लगाएंगे। अभी हमने नर्मदा नदी की बात की, उसको भी देखेंगे भी मैप में। तो इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों से ने सबसे पहले गेहूँ तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन पड़ता है कि कहाँ से जो है सबसे पहले जो 8000 साल पहले स्त्री और पुरुषों ने गेहूँ और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था, तो वो कहाँ से आरंभ किया था। तो ये आपका इससे आंसर निकलता है कि उत्तर पश्चिम सुलेमान और किथर पहाड़ियों के आसपास के जो एरिया थे उसमें लोगों ने ऐसा करना स्टार्ट किया था। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल, भैंस जैसे पशुओं को
पालना भी यहाँ पर गाय बैल जैसे पशुओं को पालना भी शुरू किया था। ये लोग गाँव में रहते थे। अब बात करते हैं हम उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। अब ये कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। ये स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करिए सुलेमान और कित्थर पहाड़ियों के बारे में, जहाँ पर लोगों ने गेहूँ और जौ जैसी फसलों को उगाया। तो ये आपका यहाँ पर आता है सुलेमान और ये आ जाता है कित्थर पहाड़ियाँ। ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत है और यहाँ पर ये कित्थर और सुलेमान पहाड़ियाँ हैं। तो इस क्षेत्र के आसपास सबसे पहले लोगों ने 8,000 वर्ष पहले लोगों ने यहाँ पर क्या किया, गेहूँ और जौ उगाना प्रारंभ किया। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी बात की जा रही है गारो पहाड़ियाँ के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गारो पहाड़ियाँ, और उसके बाद विंध्य पहाड़ियों की बात की जा रही है। और इसके उत्तर में लोगों ने चावल के जो खेती करना स्टार्ट किया। तो ये यहाँ पर बात की जा रही है। आप लोग यहाँ पर मैप में इसकी लोकेशन देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानचित्र में सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाओ। ठीक है, सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं। अब देखो यहाँ पर सहायक नदियों के बारे में बताया कि सहायक नदियाँ कहते किसे हैं। तो सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व, यानी कि कब की बात की जा रही है, देखिए 3 लाख वर्ष पहले की बात की जा रही है कि लोगों नर्मदा नदी के किनारे रहा करते थे। फिर उसके बाद बात की गई आपकी 8000 वर्ष पहले लोगों ने गेहूँ और जौ के बारे में फसलें उगाना स्टार्ट किया। और ये कहाँ, लगभग सुलेमान और कित्थर पहाड़ियों के आसपास के एरिया में ऐसा करना स्टार्ट किया। उसके बाद यहाँ पर बात की जा रही है कि लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। मतलब कि बात की जा रही है यहाँ पर लगभग 4700 वर्ष पूर्व की बात की जा रही है कि जो हमारा सिंधु नदी है और उसकी जो सहायक नदियां हैं, इन्हीं नदियों के आसपास जो आरंभिक नगर, कुछ नगर बने फले फूले। ठीक है, गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटीय इलाकों में नगरों का जो विकास है ये 2500 वर्ष पूर्व हुआ। तो यहाँ पर देखो बात की जा रही है कि जो सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ हैं, सबसे पहले बात करिए कि नर्मदा नदी के किनारे लगभग कई लाखों वर्ष पहले लोग रहा करते थे। उसके बाद सिंधु नदी की बात की गई। तो सिंधु नदी के बाद बताया गया कि लगभग 4700 वर्ष यानी 4700 वर्ष पूर्व यही जो नदियाँ थी, सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, इनके आसपास जो है कई सारे नगर यहाँ पर विकसित हुए। और उसके बाद गंगा नदी के किनारे और जो गंगा नदी है और इसकी जो सहायक नदियां हैं तथा जो समुद्र तटवर्ती इलाके हैं, ठीक है, तटीय जो क्षेत्र हैं, इसमें जो नगरों का विकास हुआ ये लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन नदी का पता लगाओ। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं मानचित्र में, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैप में देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर गंगा नदी है ये, और ये यहाँ पर ये देखिए सोन नदी है। ठीक है, तो ये गंगा नदी और सोन नदी के आसपास की बात की जा रही है। यहाँ पर जो बात की गई है सिंधु नदी, तो ये आपकी देखिए सिंधु नदी है और ये सारी की सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं, जिसमें 5 सहायक नदियाँ हैं, झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी, सतलुज और ब्यास। ये 5 यहाँ पर सिंधु की सहायक नदियाँ हो जाती हैं। तो इन्हीं सहायक नदियाँ और सिंधु के आसपास का जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में क्या हुआ कि सबसे पहले लगभग 4700 वर्ष पहले यहाँ पर कुछ आरंभिक नगरों का विकास किया हुआ। और अगर गंगा नदी के किनारे बात करते हैं तो गंगा नदी के किनारे और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं, इसके किनारे जो आरंभिक नगर बसे वो लगभग 2500 वर्ष पूर्व की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, तो आगे यहाँ पर आ जाते हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदी सोन नदी का पता लगाओ। जैसा कि मैंने मानचित्र में आपको बताया कि सोन नदी की लोकेशन कहाँ पे है। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में, गंगा के अगर दक्षिण की बात की जाए, कहाँ बात की जाए, गंगा के जो दक्षिण का एरिया था उसमें क्या था, उसके आसपास क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान जो कि बिहार में आता है, मगध नाम से जाना जाता था। यानी कि जो वर्तमान में बिहार का क्षेत्र आता है वो पहले क्या होता था, मगध के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और इसके जो शासक हुआ करते थे बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे और इन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना भी की थी। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। तो यहाँ पर दोस्तों पहला एक शासक की बात की गई है कि यहाँ पर जो है गंगा नदी के जो दक्षिण में बिहार के आसपास का जो एरिया है वहाँ पर मगध जो है, जिसका प्राचीन नाम मगध था और बिहार के आसपास का एरिया में पड़ता है वो, तो उसमें बहुत शक्तिशाली शासक हुआ करते थे और उन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना भी कर रखी थी। और इसी तरह से बताया जा रहा है कि देश के और भी कई सारे जो हिस्से थे, कई सारे क्षेत्र थे, उसमें राज्यों की स्थापना हो गई थी। ठीक है, लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्राएं भी की। ठीक है, कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी हुआ करती थी, फिर भी ये लोग यात्राएं किया करते थे। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर विजय हासिल करने के लिए जाया करती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। ठीक है, धार्मिक गुरु क्या करते थे, धार्मिक गुरु जो लोग होते थे ये शिक्षा और सलाह देने के लिए एक गाँव से दूसरे गाँव तक या एक कस्बे से दूसरे कस्बे तक जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों की खोज के लिए उत्सुकतावश एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्राएं किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर भी मिला। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दोस्तों बात की गई है कि मानचित्र में यहाँ पर बताया गया है कि दक्षिण एशिया यानी कि आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका,
और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। तो यहाँ पर दक्षिण एशिया की बात की जा रही है और जिसमें यहाँ तक प्रदेश बताया गया कि कौन कौन से देशों से मिलकर यहाँ पर दक्षिण एशिया बना हुआ है। तो आपका आधुनिक भारत हो जाता है पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, चीन और म्यांमार, ये पड़ोसी देशों को दर्शाता है। ठीक है, जो दक्षिण एशिया है। ठीक है, दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है। ठीक है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों के बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, तो ये उपमहाद्वीप के अंतर्गत आ जाता है दक्षिण एशिया और इसमें ये सारे देश यहाँ पर आते हैं जो मैंने अभी बताया। ठीक है, उसके बाद आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। ठीक है, एक बार फिर यहाँ पर मानचित्र में देखें, पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वही ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके, गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों ने इस आवागमन ने लोगों के जो ये आवागमन था इसने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्ष पहले लोग पत्थरों को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं हम देश के नाम के बारे में कि हमारे देश का जो नाम है वो कैसे जनरेट हुआ, क्या हुआ, कैसी कहानी रही। तो अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द जो होता है ये किससे बना है, इंडस से निकलता है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आपका बन सकता है कि जो इंडिया शब्द है ये कहाँ से निकलता है, ये इंडस से निकलता है और अगर इसे हम संस्कृत में कहें तो ये हमारा सिंधु कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ तो एटलस की बात की जा रही है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। तो दोस्तों यहाँ पर जो इंडिया की बात चल रही है तो इंडिया का मायने पहले कुछ अलग हुआ करते थे। पूरे भारत के बारे में इंडिया की बात नहीं थी। ठीक है, यहाँ पर कुछ एरिया जैसे कि जो हमारे उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले जो ईरानी और यूनानी थे इन्होंने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित, ठीक है, जो सिंधु नदी थी इसके जो पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश थे उसको इंडिया कहा। मतलब कि पूरे क्षेत्र को वहाँ पर इंडिया नहीं कहा जा रहा था। जो हमारा सिंधु नदी थी उसके जो पूर्व में स्थित जो भी भूमि प्रदेश हुआ करते थे उसे इंडिया कहा जाता था। जो हमारे वहाँ उस समय यूनानी और जो ईरानी आया करते थे। ठीक है, भारत नाम का जो प्रयोग है ये उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। तो यहाँ पर देखिए अब हमारे देश का ऐसे नाम इंडिया भी है, हिंदुस्तान भी कहते हैं लोग और ऐसे भारत भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पहले ये जो नाम हुआ करते थे ये एक स्पेशल क्षेत्र के लिए ऐसे लोग इसको कहा करते थे। ठीक है, आज अगर कोई हिंदुस्तान बोलता है या इंडिया बोलता है, भारत बोलता है तो हम एक पूरे अपने अखंड भारत की, हमारे प्यारे भारत की बात करते हैं। ठीक है, तो उस समय उनके मायने कुछ अलग हुआ करते थे। जैसे कि उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले जो ईरानी और यूनानी थे वो सिंधु को इंदोस और इसी नदी के पूर्व में स्थित जो भूमि प्रदेश होते थे उसे इंडिया कहा करते थे। और भारत नाम का जो प्रयोग है ये उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। ठीक है, इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलता है। अब यहाँ पर हम बात करें अगर इस समूह का जो उल्लेख है जो यहाँ पर उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों की बात की जा रही है जिन्हें भारत नाम का प्रयोग जो किया जा रहा है, तो इस समूह का जो उल्लेख है ये संस्कृत की जो आरंभिक जो वेद था लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति जो कि ऋग्वेद था उसमें, यानी कि सबसे पुराना जो हमारा वेद है इसमें जो है उल्लेख इसका मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। तो बाद में क्या हुआ, इन सारी चीज़ों का प्रयोग क्या होने लगा, देश के लिए होने लगा, हमारा जो प्यारा भारत है उसके लिए होने लगा। ठीक है, अब अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, कैसे जानेंगे, ये बात की जा रही है। तो अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ठीक है, ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका क्वेश्चन बन सकता है कि पांडुलिपि हम किसे बोलते हैं। तो क्योंकि उस समय तो प्रिंटिंग प्रेस और इन सारी चीज़ों के आविष्कार नहीं हुआ करते थे तो लोग हाथ से लिखा करते थे। तो हाथ से जो लिखी हुई चीज़ें होती थी, जो हाथ से लिखी जाने वाली पुस्तकें होती थी उनको हम पांडुलिपि कहा करते थे। क्या कहा करते थे, पांडुलिपि। तो अतीत की जानकारी कई तरह से प्राप्त करते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि मैन्युस्क्रिप्ट होता है। और जो ये शब्द है ये लैटिन शब्द मेनू से बना हुआ है। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब कि जो मेनू शब्द से बना हुआ है और जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ हाथ से निकला है। ठीक है, ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो पांडुलिपियाँ हैं जो ये लिखा करते थे लोग, तो उस समय कागज़ का भी इतना आविष्कार तो हुआ नहीं था। ठीक है, तो वो किस पर लिखा करते थे, तो वही यहाँ पर बात की जाती है। जो पांडुलिपियाँ हैं ये प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में एक उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ है उसकी छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती थी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये पांडुलिपि आपको दिखाई गई है। ये देखिए यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हैं, इसमें आपको ये पांडुलिपि देखिए लिखी हुई दिखाई गई। तो इसके बारे में देखिए बताया गया है कि ये जो पांडुलिपि है ये लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। कब की लिखी गई थी, ये 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भूर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो जो कि यहाँ पर आपको दिखाई गई है। ठीक है,
आगे बात करते हैं, इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ क्या हो गई, नष्ट हो गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। ठीक है, प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि जैसे उस समय की बात करी जब ये लिखी गई, जैसे 1000 पहले की यहाँ पर दिखाई गई है पांडुलिपि आपको, जिसका चित्र दिखाया गया है। तो इसमें से क्या हुआ कि बहुत सारी जो पांडुलिपियाँ होती थी वो कीड़े खा गए, नष्ट हो गई। ठीक है, और इसमें से कुछ ऐसी भी हैं जो आज भी यहाँ पर हमारे पास संग्रहित हैं, रखी हुई हैं। प्रायः ये जो पांडुलिपियाँ कहाँ मिलती हैं, मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। अब ये जो पांडुलिपियाँ होती थी इसमें क्या चीज़ मिलती थी देखने को, तो इसमें बहुत सारे मान्यताओं के बारे में जानकारी मिलती थी, व्यवहारों के बारे में जानकारी मिलती थी, राजाओं के जीवन कैसे हुआ करते थे उसमें उसके बारे में जानकारी मिलती है, औषधियों तथा उस समय के विज्ञान के बारे में भी चर्चाएं देखने को मिलती थी। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखते हुए मिलते हैं जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके अलावा भी और भाई काफ़ी सारी पुस्तकें जो हमें मिली, जैसे कि संस्कृत में लिखे हुए कई सारे नाटक, कविताएँ देखने को मिलती हैं, जो कि जिसमें से कुछ आपकी संस्कृत में लिखी हुई हैं, कुछ आपकी प्राकृत और तमिल में लिखी हुई हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। तो यहाँ पर बात की जा रही, जो प्राकृत भाषा बात की जा रही, तो ये क्या हुआ था उस समय जो प्राकृत भाषा आम थी, जनमानस उसमें आम जन जो है, साधारण जन उसको यूज किया करते थे। ठीक है, हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। अब अभिलेख के बारे में बात की जा रही है। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। तो देखिए, जैसे वहाँ पर पत्थर को खुरच कर जो उसमें जो अभिलेख लिखे जाते थे उसको हम बोल देते हैं अभिलेख, यहाँ पर बोलते हैं। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर ऐसे अभिलेख जो है, हम अभिलेखों के बारे में भी अध्ययन करते हैं और उनसे भी उस समय के काल के बारे में, उस समय की जीवन शैली के बारे में, उस समय के लोगों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि उन्हें लोग देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। ठीक है, कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण को उत्कीर्ण करवाया। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि कुछ और भी ऐसे अभिलेख देखने को यहाँ पर मिलते हैं जिसमें अब हम राजाओं और रानी, उसमें के राजाओं और रानियों के अलावा भी जो कुछ अन्य लोग भी हुआ करते थे वो भी यहाँ उत्कीर्ण करवाते थे और कुछ लिखवाते थे। जैसे उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। तो यहाँ पर उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो जो शासक हुआ करते थे उसमें तो विजयों का भी लेखा जोखा रखने के लिए यहाँ पर अभिलेखों को उत्कीर्ण करवाते थे। ठीक है, क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे, ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक्टिविटी के थ्रू बतानी है। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि इसके अतिरिक्त कई सारी वस्तुएं ऐसी थी अतीत में जो अलग तरह की वस्तुएं हम लोग यूज करते थे, अलग तरह की उस समय के लोग यूज क्या करते थे प्रयोग क्या करते थे। तो ऐसी वस्तुओं को पता लगाना, अगर वो मिलती हैं और उनका अध्ययन करना, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं पता लगाने और अध्ययन करने वाले, वो पुरातत्वविद कहलाते हैं। ठीक है, पुरातत्वविद जो होते हैं पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। यानी कि उस समय जो पत्थरों से बनी और ईंटों से बनी इमारतें हुआ करती थी काफ़ी समय पुरानी, और जो चित्र या मूर्तियाँ जो भी मिलती थी उनका वो अध्ययन करते हैं। ठीक है, वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों ठीक है तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। ठीक है, पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे इन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते थे तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बातचीत की जा रही है कि जैसे कि अगर अन्न के दाने हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जल्दी नष्ट होने वाली हैं तो वो तो बची नहीं रही, लेकिन मान लीजिए वो कुछ जल गए तो उनके जो अवशेष हैं वो बचे हुए हैं। इससे भी जानकारी मिलती है कि उसमें लोग क्या खाते थे, कैसे रहते थे। मछलियाँ और ऐसी जो हड्डियाँ मिलती, चिड़ियों की हड्डियाँ, जानवरों की हड्डियाँ, उससे भी पता चलता है कि लोग क्या खाते थे, क्या उनका रहन सहन हुआ करता था। तो ऐसी जानकारी यहाँ पर उससे मिलती है देखने को। तो यहाँ पर जैसे देखिए ये जो आपको दिखाया गया है तो इसके बारे में देख लेते हैं। ये जो अभिलेख यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है ये जो अभिलेख है लगभग 2250 वर्ष पुराना है। अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों ये जो अभिलेख इसमें चित्र में दिखाया गया है ये लगभग कब की बात की जाएगी, 2250 वर्ष ये अभिलेख पुराना है और ये वर्तमान जो अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। ये अभिलेख जो है अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी अथवा अरामेइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। तो ये जो दोस्तों अभिलेख इसमें दिखने को मिल रहा है इसकी लिखी, जैसे लिपि क्या होती है, जैसे कि हम हिंदी लिखते हैं, हिंदी कैसी लिपि है, देवनागरी लिपि है। ठीक है, तो वैसे ही इसकी जो लिपियाँ होती थी अलग अलग लिपियाँ हुआ करती थी उस समय। ठीक है, तो ये जो अभिलेख यहाँ पर देखने को मिला है किसी लिपि में है तो ये आपका यूनानी तथा अरामेइक नामक दो भिन्न लिपियों में और भाषाओं में यहाँ पर ये अभिलेख देखने को आपको मिलता है। ठीक है,
तो ये यहाँ पर बताया गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ बर्तन और एक दिए गए हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्राप्त हुई हैं जैसे कि पुरातत्वविदों को मिली है और इससे उन्होंने कुछ अध्ययन करके कुछ रिजल्ट देने की कोशिश की है। एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र, अब यहाँ पर एक प्राचीन नगर से जो है पात्र प्राप्त हुआ है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। तो ये जो पात्र है कब प्रयोग किए जाते थे? 4700 वर्ष पूर्व। और 4700 वर्ष पूर्व मैंने क्या बताया था कि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर यहाँ पर विकसित हुए थे। ठीक है, तो शायद उन्हीं के द्वारा यहाँ पर ये क्या किया जाता होगा, प्रयोग किया जाता होगा। दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक पुराना क्या है, चांदी का सिक्का है। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। तो मतलब इस तरह के जो सिक्के हैं वो लगभग कब होते थे? 2500 वर्ष पूर्व। और 2500 वर्ष पूर्व मैंने भी बताया था कि गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे यहाँ पर कुछ नगर डेवलप हुए थे। ठीक है, हमारे यहाँ आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों और इसके बारे में कैसे आप पता लगाना जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं पांडुलिपियों। देखिए, पांडुलिपियाँ अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होने की अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आप लोग देखते होंगे आज का सीरियल्स में जो कुछ सीरियल्स होते हैं तो उसमें जो है क्या करते हैं, कुछ सुराग के थ्रू कुछ चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं, अपना खुद कहानी बताते हैं कि ऐसा ये मिला है, इसकी ऐसा होगा, ऐसे किया गया होगा। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर जो उनको मिलती हैं, जैसे कि पांडुलिपियों के अध्ययन से, अभिलेखों और पुरातत्व से जो खुदाई से जो प्राप्त वस्तुएं मिलती हैं उसको देखते हैं, उसका अध्ययन करते हैं और उससे उनको रिजल्ट निकालते हैं और उसके बाद क्या करते हैं जो है उसको जो है उसके अतीत के बारे में जानने का और उसको लिखने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं उन्हें हम इतिहासकार या पुरातत्वविद कहते हैं। तो पुरातत्वविद के बारे में अगर आपको डेफिनेशन लिखने को आ जाता है कि पुरातत्वविद होते क्या हैं, तो पुरातत्वविद या इतिहासकार वैसे लोग होते हैं, ये एक तरह उन जासूसों की तरह होते हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अब अतीत एक अनेक, एक या अनेक, क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। अब यहाँ पर देखिए अतीत के बारे में अलग अलग शब्द यूज किए गए, मतलब कि यहाँ पर बात की अलग अलग समूह के लोग के बारे में बात किया गया है। अब अलग अलग समूहों के लिए अतीत के अलग अलग मायने थे। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर वही बताया गया है कि जो पशुपालक और कृषक होते थे इनका जो जीवन हुआ करता था ये राजाओं और रानियों के जीवन से बहुत भिन्न हुआ करता था। व्यापारियों का जो जीवन हुआ करता था वो शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न हुआ करता था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों, रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। देखिए, अगर यहाँ पर उस समय जैसे कि यहाँ पर अशोक ने उत्कीर्ण करवाया शिलालेखों पर, अगर वो ऐसा न करते तो हम आज उनके बारे में कैसे जान पाते कि अशोक ने क्या क्या कार्य किए, क्या क्या उनकी उपलब्धियाँ थी। तो ये सारी चीज़ें इन्हीं सारी चीज़ों से देखने को यहाँ पर मिलती हैं। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे और यही कारण हम क्या करते थे, उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। बस पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। अब यहाँ पर दोस्तों बताया जा रहा है कि जैसे जो राजा और रानी लोग, राजा लोग हुआ करते थे, वो तो अपनी चीज़ों का, अपनी लड़ाइयों का, अपनी विजयों का, अपने किए हुए कार्यों का लेखा जोखा रखा करते थे, जिसको हम आज पढ़कर उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि उस राजा ने क्या किया, कैसे थे, क्या करते थे। लेकिन जो उस समय के जनसाधारण व्यक्ति हुआ करता था तो वो क्या करते थे, उनके बारे में वो तो ऐसा नहीं करते थे कि उन्होंने कुछ शिलालेख बनवाए हैं, कुछ उत्कीर्ण करवाया कि अपने मैंने ये काम किया, मैंने ये अच्छा खाया, मैंने ये किया। तो ये क्या चीज़ें होती थी कि उनके बारे में हम प्राय अभी तक बहुत अच्छे से नहीं जान पाए क्योंकि हमको ऐसा कुछ साक्ष्य ऐसे नहीं मिले। ठीक है, तो पुरातत्व की सहायता से हम क्या करते हैं, जो हम खुदाई करते हैं उनसे जो भी घर जो उनसे चीज़ें प्राप्त होती हैं, ठीक है, उनकी सहायता से हम क्या करते हैं, उनके जीवन को जानने की कोशिश करते हैं कि वो ये खाते थे, ये पहनते थे, इस तरह के हुआ करते थे। ठीक है, हालांकि अभी भी इनके भी जानने में बहुत कुछ यहाँ पर शेष है। ठीक है, अभी बहुत कुछ जानना हमारे लिए बाकी है। अब यहाँ पर बात करते हैं तिथियों का मतलब। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसकी तरह का कोई वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष पहले का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद है। यहाँ पर देखिए, अगर आप कहोगे 2000 सन 2000 तो इसका मतलब क्या है, 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य यह है कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद का जो समय है उसी को हम बोल देते हैं सन 2000। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की जो सभी तिथियां वो ईसा पूर्व कहा जाता था, ईसा से पहले। ठीक है, इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक
बिंदु बांधते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। ठीक है, अब देखिए इतिहास और तिथियों के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है, आप लोग इसको जरूर जानें। देखिए अंग्रेजी में हम देखिए यूज करते हैं बीसी, ठीक है, हिंदी में इसको हम ईसवी पूर्व यूज करते हैं। इसका जो तात्पर्य होता है, मतलब बीसी का अगर फुल फॉर्म देखें तो ये होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व। ठीक है, कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी, हिंदी में ईसवी जिसको लिखा पाते हैं वो मिलेगा, तो इसका मतलब होता है एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। एनो डोमिनी मतलब इसका जो तात्पर्य होता है, इसका होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। ठीक है, कभी कभी एडी की जगह सीई और बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। तो सीई अक्षरों का जो प्रयोग होता था कॉमन एरा, तथा बीसी का होता था बिफोर कॉमन एरा के लिए प्रयोग होता है। इन शब्दों का जो प्रयोग है इसीलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के रूप में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग मिलता है जिसका तात्पर्य है बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। जैसे बीसी बिफोर क्राइस्ट हो गया, ठीक है, और एडी मतलब एनो डोमिनी हो गया। ठीक है, अगर एडी की बात करें एनो डोमिनी हो गया। सीई और बीसीई का मतलब क्या हो गया, मतलब कि सीई का मतलब हो गया कॉमन एरा और बीसी का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, तो ये हमारे, और कभी कभी वीपी होता है तो बिफोर प्रेजेंट। ठीक है, तो ये सारे वर्ड आपको पता होने चाहिए। अब यहाँ पर अन्यत्र की बात की गई है कि जैसा कि हमने पढ़ा कि अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था, इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने के लिए एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व में यहाँ राजा रानी रहते थे। ठीक है, ये देखिए आपका इसमें बताया गया है। जैसे ठीक है, जैसे यहाँ पर बताया गया कि जैसे मान लीजिए जैसे लाइन बना हुआ तो उसको इन्होंने बताया कि ये अंग्रेजी के अक्षर से एल से प्रेजेंट किया जा सकता है। तो जहाँ पर भी लाइन बना मिला, ये से एक तरह की लिपि लिखी हुई है या आपकी एक चित्रात्मक लिपि लिखी हुई चित्र की तरह। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर लाइन को इन्होंने कोड किया कि एल से इसका मतलब होता है, और यहाँ पर जो बाकी जैसे ये बने हुए हैं जो, तो उसको इन्होंने अक्षरों से कोड किया और उसके द्वारा इन्होंने आज उसको पढ़ने की कोशिश की कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाने की कोशिश की जा रही हैं। ठीक है, मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नामक एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भाषाओं तथा लिपियों यूनानी मिस्री लिपि के 2 प्रकारों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अलग अलग अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों को पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो कि यहाँ एल अक्षर जो है के लिए शेर तथा ए के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त होते हैं तो वे आसानी से अभिलेखों को पढ़ सकते हैं। तो इससे इन्होंने ऐसे अंदाजा यहाँ पर लगाया। तो ये था दोस्तों यहाँ पर आज का इसका जो चैप्टर है, और इसमें मैंने चैप्टर 1 जो कि कब कहाँ क्या कब कहाँ और कैसे इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया। तो इसमें कुछ चीज़ें हमें जानने की मिली, जैसे कि कई लाखों वर्ष पहले लोग नर्मदा के किनारे रहा करते थे और 8000 वर्ष पूर्व यहाँ पर लोगों ने गेहूँ और जौ उगाना स्टार्ट किया, जो कि यहाँ पर किसके आसपास का क्षेत्र बताया जाता है, किथार और सुलेमान और केथर पहाड़ियों के आसपास का क्षेत्र बताया जाता है। उसके बाद यहाँ पर चावल उगाने की बात की जाए तो वो बात की गई लगभग जो बिंद पहाड़ियाँ थी उसके लगभग उत्तर में यहाँ पर चावल के भी साक्ष्य देखने को मिलते हैं उस एरिया में। उसके बाद यहाँ पर बात की गई कि उसमें एक बहुत साम्राज्य हुआ करता था, जो मगध की बात की गई, जो बिहार के आसपास का क्षेत्र पड़ता है वो हुआ करता था। ठीक है, तो ऐसे कुछ यहाँ पर जानकारी आप नोट्स छोटे छोटे बना सकते हैं ताकि इसके बारे में अच्छे से जान सकें। अगले चैप्टर में हम लोग यहाँ पर चैप्टर 2 पढ़ेंगे और इसी तरह से हम NCERT को कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं इसी सीरीज़ के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।